कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर विश्वास करना लगभग ना के बराबर होता है, बट तब क्या होगा जब अमेरिका से स्पेशली साइंटिस्ट उठकर आए और उस चीज का सबूत ढूंढे और उनको सबूत मिल भी जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ इस इंसिडेंट में। बट ऐसा ही एक आप सोच से परे इंसिडेंट लाइक बटन के साथ जरूर कर दीजिएगा, जो आपकी भी समझ में ना आए, मेरी भी समझ में ना आए। देखते हैं उसको प्रूव करने के लिए कौन सा साइंटिस्ट आएगा। खैर, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से किसी एक को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस घटना को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत देश के ही उत्तरी भाग में बने हुए एक छोटे से गांव में जाना पड़ेगा। और टाइम था दिसंबर 1984 का, और इसी गांव में रहा करती थी सुमित्रा नाम की एक महिला। और दिसंबर से पहले वो प्रेग्नेंट थी। दिसंबर 1984 में उसकी डिलीवरी हुई, उसने एक बेटे को जन्म दिया। और जन्म के साथ ही अब आपको पता ही है, माँ बेटे का प्यार उसको कोई नहीं तोड़ सकता। और बिल्कुल ऐसा ही प्यार सुमित्रा भी अपने बेटे को कर रही थी। पैदा होने के साथ ही सुमित्रा ने अपने बेटे की देखभाल बहुत अच्छे से करनी शुरू कर दी। सुमित्रा अपने बेटे को हर टाइम अपनी छाती से बांध रखती। जब भी वो कहीं बाहर जाती या फिर कोई भी घर का काम करती, तो भी वो अपने बेटे को हमेशा छाती से बांध कर रखती, ताकि वो ज्यादा रोए ना। अगर रोए तो उसका सिर सहलाकर उसे चुप करवा दे। अब जिस गांव में सुमित्रा रह रही थी, मतलब जहां पर सुमित्रा की शादी हुई थी, वो गांव कोई खास बड़ा गांव नहीं। उसके अंदर खाने पीने की भी व्यवस्था ठीक से नहीं। इलेक्ट्रिसिटी तो उस टाइम पर दूर दूर तक इस गांव में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसके अलावा सुमित्रा के पति को भी अपने काम धंधे के लिए गांव से काफी दूर जाना पड़ रहा था। घर आते आते वो भी काफी बार लेट हो जाता। तो एट द एंड सुमित्रा की लाइफ काफी ज्यादा हेक्टिक चल रही थी, काफी ज्यादा मुश्किलों भरी थी। बट जैसे ही सुमित्रा को एक लड़का पैदा हुआ, ये जिंदगी में पहली बार था जब सुमित्रा बहुत ज्यादा खुश फील कर रही थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी आने वाली जिंदगी के लिए और साथ ही अपने बेटे के लिए भी। बट 1985 का शुरुआती टाइम आ चुका था, और अब मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी। और साथ ही वो टाइम था जब गांव की महिलाएं सारी इकट्ठा होकर कुएं से पानी भरकर लेकर आया करती थी अपने घरों में सारा काम धंधा करने के लिए। और सुमित्रा भी एक दिन 1985 के शुरुआती दिनों में ही वही अपने बेटे को अपनी छाती से चुन्नी द्वारा बांधकर अपने हाथ में बाल्टी ली, उसने घर से बाहर निकली सीधा कुएं पर जाने के लिए। बट जैसे ही वो रास्ते में चल रही थी, उसी टाइम पर वो सीधा वहीं पर खड़ी हुई। वो सामने कुएं को देख रही थी, हाथ में उसके बाल्टी, और एकदम से जस्ट उसने अपने हाथ दोनों नीचे किए और तभी उसके हाथों से वो बाल्टी नीचे गिरी। अब जैसे ही वो बाल्टी नीचे गिरी, तभी उसकी आवाज सुनकर सामने जो कुएं पर और भी महिलाएं खड़ी थी, उन सभी का ध्यान सुमित्रा की तरफ गया। वो सभी सुमित्रा को देखने लगे कि आखिर इसको क्या हुआ, ये एकदम से ऐसे सावधान की पोजीशन में क्यों खड़ी हो गई। और देखते ही देखते सुमित्रा के हाथ एकदम से ऊपर उठे और उसकी उंगलियों ने इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे पांचों की पांचों उंगलियां पीछे की तरफ जा रही हैं। उसके दोनों हाथ बहुत अजीब रूप से अकड़ रहे हैं। और ये सारी चीजें सामने खड़ी हुई औरतों ने देखी। वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान कि आखिर ये चीज सुमित्रा के साथ क्या हो रही है। ये चीज होता देखते ही सारी कुएं पर खड़ी हुई महिलाएं तुरंत भागकर सुमित्रा के पास आई। बट वो उसके इतने ज्यादा क्लोज नहीं गई कि वो उसको टच कर सके। जस्ट उसके पास खड़ी होकर उसको देख रही हैं। और इस भीड़ को देखते हुए जो भी गांव में आने जाने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि भीड़ क्यों लगी हुई है। तो वो सारे के सारे लोग सुमित्रा के चारों ओर जमा हो चुके थे और उन सभी ने सुमित्रा के हाथों को इस अजीब तरीके से बेंड होते हुए देखा। उसका बेटा भी एकदम से अचानक से ही रोने लग गया। जो अभी तक सो रहा था वो बहुत जोर जोर से रोने लग गया। इसके अलावा सभी की आंखों के सामने ही सुमित्रा ने अपने दांतों से इतनी भयंकर कड़कड़ कड़कड़ की आवाजें निकालना शुरू कर दी कि वो उसके बेटे के रोने से भी ज्यादा तेज थी। और ये सारी आवाजें वहां खड़े सभी लोगों ने सुनी। बट जैसी ये चीजें हो रही थी, सडनली एक पॉइंट ऐसा भी आया जब सुमित्रा एकदम शांत हो गई। उसने एकदम से अपने आप का शरीर झटकाया और देखने लगे कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। वो इधर उधर देख रही है, क्या वो ठीक है या नहीं, सामने इतने लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है। उसने लोगों से पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तुम सभी मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। बट सामने खड़े हुए लोगों में से किसी ने कुछ भी नहीं बताया। जस्ट इस चीज से बहुत ज्यादा शर्मसार होकर सुमित्रा नीचे झुकी। उसने अपने बेटे को भी चुप करवाया, साथ ही नीचे पड़ी हुई बाल्टी को भी उठाया, क्राउड को चीरते हुए आगे की तरफ गई, कुएं से पानी भरा, वापिस अपने घर पर आई। बस आते आते वो यही सोच रही थी कि आखिर उसके साथ एकदम से क्या हुआ था। उसको भी समझ नहीं आया। उसको लगने लगा कि नया नया बच्चा पैदा हुआ है, वो ठीक से सो नहीं पा रही है, काफी ज्यादा थका थका फील कर रही है। तो हो सकता है उसकी चलते चलते आंख लग गई हो या फिर कुछ और हुआ हो। उसको उस टाइम पर समझ नहीं आया। उसने जस्ट इस चीज को इग्नोर किया और ना ही घर में किसी को बताया। बट उसी के कुछ हफ्तों बाद सुमित्रा के ससुर, जो कि सुबह सुबह अपने कमरे में उठे, वो बाहर की तरफ आए, किचन में जाने लगे क्योंकि उनको उस टाइम पर चाय पीनी थी। बट जैसे ही वो किचन में गए अपने घर के, उन्होंने देखा कि सुमित्रा सामने बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट सावधान की पोजीशन में खड़ी है। और जैसे ही उन्होंने देखा सुमित्रा को, सुमित्रा के हाथ फिर से उठे और वही बहुत अजीब तरीके से आवाज करते हुए उसकी हड्डियां पीछे की तरफ बेंड हो रही थी, सारी उंगलियां पीछे की तरफ जा रही थी और बहुत ही अजीब सी आवाज सुमित्रा के मुंह से भी आ रही थी, जो कि साफ तौर पर उसके ससुर सुन रहे थे। ये चीज देखते ही वो तुरंत भागकर सुमित्रा के पास गए, उसको पकड़कर हिलाने लगे कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। बट इस चीज का सुमित्रा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके हाथ फिर से वही अजीब तरीके से बेंड हो रहे थे
थे, बल्कि अब की बार तो उसने अपना चेहरा भी ऊपर की तरफ किया, मुंह से भी आवाज आ रही थी कड़कड़ कड़कड़ की। इसके अलावा उसकी आंखें भी पीछे की तरफ रोल होकर सफेद सफेद उसका सब कुछ दिख रहा था। मतलब कि ये समझ नहीं आया अभी तक इसके साथ क्या हो रहा है। ये चीज पूरे 10 मिनट तक ससुर के सामने सुमित्रा ने करी और 10 मिनटों बाद जस्ट सडनली उसने वापस अपने आप को झटकाया और सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। बट अभी भी सुमित्रा को याद ही नहीं कि उसके साथ आखिर ये क्या हुआ। मई 1985 का टाइम आ चुका था, मतलब कि 5 महीने बीत चुके थे इन सब चीजों को होते हुए। और अब ये चीजें, ये जो दौरे पड़ रहे थे सुमित्रा को, ये चीज इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो चुकी थी कि हर रोज सुमित्रा के परिवार वाले सुमित्रा को ये सब चीजें करते हुए देख रहे थे। बल्कि अब तो ये इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जैसे ही सुमित्रा को वो दौरा पड़ता अजीब सा, अब तो वो बहुत ज्यादा तेज तेज बोलने भी लगी थी, अजीब अजीब चीजें बोलती। कई बार वो अपनी आवाज धीमे करके ऐसे कुछ बोलती कि सिर्फ मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। जैसे ये चीजें उसके घर वाले सुनते वो भी परेशान कि आखिर सुमित्रा के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। बट इन सब चीजों से परेशान होकर मई 1985 में पहली बार गांव के ही एक वैद्य को सुमित्रा को दिखाने के लिए बुलाया। तो जैसे ये वैद्य सुमित्रा को देखने के लिए आया, सुमित्रा अभी भी उसी दौरे के अंदर थी। जैसे ही उसने वो चेक किया, बट यहाँ सब कुछ उसको नॉर्मल दिखाई दे रहा था, सिर्फ ये दौरे ही पड़ रहे थे। डॉक्टर को भी अभी तक ये समझ नहीं आया कि आखिर सुमित्रा के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। 16 जुलाई 1985 का दिन आ चुका था। अब तक सुमित्रा के सभी घर वालों को इन चीजों की आदत हो चुकी थी कि सुमित्रा के अंदर एक अजीब से दौरे पड़ते हैं और वो इस चीज के लिए हैबिचुअल हो चुके थे। बट 16 जुलाई 1985 के दिन दोपहर के टाइम पर जब सुमित्रा अपने किचन में पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी, तब एक बार फिर से वही उसको दौरा पड़ा। ये दौरे की आवाज सुनते ही सारे घर वाले उसको देखने के लिए किचन में गए। तो जैसे ही उन्होंने देखा, बट अब की बार वो कुछ भी ज्यादा तेज नहीं बोल रही थी, जिस वो सावधान खड़ी थी, ना ही उसके हाथ पीछे की तरफ उठे अजीब से उन्होंने शेप बनाई, ना ही उसके मुंह से कोई आवाज आ रही थी। सिर्फ वो बोल रही थी कि आने वाले 3 दिनों के अंदर मैं मर जाऊंगी, मैं इस दुनिया से खत्म हो जाऊंगी। तो जैसे ये चीज सामने खड़े सुमित्रा के घर वालों ने सुनी, वो बहुत ज्यादा डर गए। और जैसे ही सुमित्रा ने ये चीज बोली, उसका वही दौरा वहां पर खत्म हो गया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। सामने खड़े अपने घर वालों को देखकर पूछने लगी कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ था। तब यहाँ सुमित्रा के घर वालों ने उसे बताया कि तुमने आखिर अभी क्या बोला है, तुमने कहा है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर तुम मर जाओगी। जैसे ये चीज सुमित्रा ने सुनी, मैं मर जाऊंगी, उसको विश्वास नहीं हुआ। बट इन सब चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी कि उसको अजीब अजीब दौरे पड़ रहे हैं। उसने अपने बेटे की भी देखभाल करना बंद कर दिया। ये मत सोचिए कि वो उससे नफरत करने लगी थी, नहीं, वो उसकी चिंता कर रही थी कि कहीं अचानक से वो उसकी देखभाल कर रही हो और एकदम से उसको दौरा पड़ जाए। वो हो सकता है अपने बेटे को कहीं ना कहीं हर्ट कर दे, उसको नुकसान पहुंचा दे। इस वजह से सुमित्रा के बेटे का ध्यान सुमित्रा की सास यानी कि उसकी दादी कर रही थी। और जैसे ये चीज सुमित्रा के पति ने सुनी, उस टाइम पर वो घर पर ही था, तो उसने भी अपने काम धंधे से छुट्टी ले ली, क्योंकि आने वाले 3 दिन अब सुमित्रा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। तो फाइनली 19 जुलाई 1985 का दिन आ चुका था, 3 दिन बीत चुके थे, अभी तक सुमित्रा को कुछ नहीं हुआ। और फाइनल डे था ये, 19 तारीख का ही नाम लिया था सुमित्रा ने कि इस दिन वो मर जाएगी। इस दिन पूरे घर वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना था सुमित्रा का कि उसके साथ कुछ भी अजीब ना हो, वो घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे, कहीं बाहर ना जाए। सो सुमित्रा उस दिन सुबह सुबह अपने घर में उठी। उसकी सास ने उसको बोल दिया कि आज तुम कुछ भी काम नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम किचन में गई तो हो सकता है आग से खुद को नुकसान पहुंचा लो। उसका बेटा भी उससे काफी दूर था, कहीं उसको वो कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। इसके अलावा उसको सीढ़ियों पर भी चढ़ने नहीं दिया, ताकि कहीं सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो गिर ना जाए और उसके साथ कुछ हो ना जाए। इस दिन पूरा परिवार बहुत ज्यादा डरा हुआ था। दोपहर का टाइम आ चुका था, दोपहर आराम से निकल गई। दोपहर निकलते निकलते पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा था कि चलो दिन निकलने वाला है, ये दिन निकल जाए, तब तक यहाँ सुमित्रा को कुछ नहीं होगा। अब शाम हो चुकी थी। अब आपको भी पता है कि गांव में शाम के टाइम पर ही खाना बना लेते हैं, और शाम के खाने की तैयारी सुमित्रा और उसकी सास कर रहे थे। तभी सुमित्रा ने अपनी सास से कहा कि मुझे थोड़ी सी बाहर खुले हवा में सांस लेनी है और मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जा रही हूँ। अब उसकी सास भी थोड़ी यहाँ रिलैक्स थी पूरा दिन से, तो उसने कहा कि ठीक है तुम बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही सुमित्रा अपने घर से बाहर गई, बाहर जाते उसने सामने खड़ी हुई अपने एक दोस्त को देखा, उसको हाय हेलो करके अपने पास बुलाया। और जैसे ही उसकी दोस्त चलकर सुमित्रा के पास आई, तभी इससे पहले कि कुछ बात हो पाती, और उसी टाइम पर सुमित्रा ने अपने दोनों हाथ वापस नीचे किए, जो सावधान की पोजीशन में वो उस अपने दोस्त के सामने खड़ी थी। और तभी उसने अपने हाथ वापस ऊपर उठाए और इतनी अजीब तरीके से वही उसने अपने हाथों की पोजीशन बनानी शुरू कर दी। उसकी हड्डियां कड़कड़ा रही थी, उसके मुंह से बहुत ही गहरी डीप वॉइस निकल रही थी, कॉन्स्टेंट वॉइस, ऐसी सांस निकल रही थी जिसके अंदर थोड़ी
थोड़ी घबराहट की भी आवाज आ रही थी। ये चीज देखते ही अब उसकी दोस्त सामने खड़ी थी। अब क्योंकि पूरे गांव को ये पता था कि ऐसे दौरे सुमित्रा को पड़ते हैं, तो ये उसकी दोस्त के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो जस्ट देख रही थी कि आखिर अब सुमित्रा क्या करती है। अब इससे पहले कि उसकी दोस्त कुछ कर पाती, सुमित्रा ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पकड़ा, बहुत ही अजीब तरीके से अपने चेहरे को हिलाने लगी। चेहरे को पीछे करके उसने दोनों हाथ ऊपर की तरफ किया, हाथों के अंदर कड़कड़ कड़कड़ की आवाजें बहुत तेजी से आ रही थी। उसकी दोस्त ने सुमित्रा को पकड़ा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। अब जैसे वो धीरे धीरे जो आवाज आ रही थी उसके चेहरे से, वो चेहरे से आवाज आना बंद हो गई। सुमित्रा जस्ट अब बिल्कुल शांत थी। जैसे ये चीज उसकी दोस्त ने देखी, उसने सुमित्रा को पकड़ा। सुमित्रा अभी भी खड़ी थी, वो नीचे नहीं गिरी थी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये चिल्लाहट सुनकर अंदर सुमित्रा के जो सास ससुर थे वो बाहर आए, सुमित्रा का पति वो भी अंदर ही था, वो भी बाहर आया, और सारे जो आसपास गांव के लोग थे वो सारे सुमित्रा के चारों ओर इकट्ठा हुए। सुमित्रा के परिवार वालों ने आकर सुमित्रा को संभाला। उसके दोस्त से पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ। उसकी दोस्त ने बताया वही जो नॉर्मल इसको दौरे पड़ते हैं वही दौरा पड़ा था। अब ये कुछ बोल नहीं रही है, पहले तो नॉर्मल हो जाया करती थी। तो जैसे ही सुमित्रा के पति ने सुमित्रा को पकड़कर देखा, उसकी चेक करने लगा कि क्या उसकी सांसें चल रही हैं नहीं चल रही, बट अब की बार सुमित्रा की सांसें बंद थी। ना ही उसकी हार्ट बीट चल रही थी, ना ही उसके मुंह से या फिर नाक से सांसों की आवाज आ रही थी। ये चीज देखते ही पूरा परिवार एकदम टेंशन में आया। उसमें से एक व्यक्ति भागकर सीधा उसी डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया। उस वैद्य को उठाकर सीधा सुमित्रा के पास पहुंचे। वैद्य ने चेक किया, उसकी हार्ट बीट चेक करी, उसकी पल्सेस चेक करी, और उसने घोषित कर दिया कि नहीं, सुमित्रा तो अब मर चुकी है। ये चीज सुनते ही पूरा परिवार एकदम टूट गया। वो सारे नीचे की तरफ बैठ गए। सुमित्रा के पति और सुमित्रा के ससुर ने दोनों ने मिलकर सुमित्रा की लाश को नीचे लेटाया और उसके चारों तरफ बैठकर अब रोना धोना शुरू हो चुका था। सभी गांव वालों ने मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। गांव की जो और भी महिलाएं थी वो सभी अब सुमित्रा की लाश की देखभाल कर रही थी। आपको भी पता है कि मरे हुए व्यक्ति के ऊपर शरीर पर तेल वगैरह लगाते हैं, उसको नहलाते धुलाते भी है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये सारे रीति रिवाज हैं जो एक अंतिम संस्कार से पहले किए जाते हैं, और ये सारे रीति रिवाज अब सुमित्रा के साथ भी किए जा रहे थे। गांव के और लोग जाकर अब लकड़ियों का जुगाड़ कर रहे थे, क्योंकि अब जल्दी ही सुमित्रा का अंतिम संस्कार भी किया जाना था। बट ये सारी चीजें करते हुए सभी के सभी लोग जो सुमित्रा से जुड़े हुए थे, ना सिर्फ उसके परिवार वाले बल्कि सारे गांव वाले भी, ये सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे सिर्फ एक बात को सोचकर, और वो ये कि सुमित्रा को आखिर कैसे पता था कि उसकी 3 दिनों बाद उसकी मौत हो जाएगी। यानी कि 16 तारीख को ही उसने घोषणा कर दी थी कि 19 तारीख को उसकी मौत हो जाएगी। ये चीज सोच सोचकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान, सभी को डर बहुत ज्यादा लग रहा था। वो सभी समझ चुके थे कि सुमित्रा के ऊपर किसी चीज का साया है, और वो साया ना सिर्फ अब सुमित्रा से निकलकर किसी और के शरीर में घुसेगा, ऑब्वियसली उसको तो कहीं ना कहीं जगह चाहिए है, वो किसी और भी गांव वाले के शरीर में आएगा और उसका भी यही हाल करेगा। ये सोच सोचकर सभी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो जैसे ये सारा काम अभी चल ही रहा था, गांव की महिलाएं सुमित्रा की लाश का ध्यान रख रही थी। उसी टाइम पर जो एक महिला उसके शरीर के ऊपर तेल लगा रही थी, उसने नोटिस किया, और उस चीज को नोटिस करते ही वो इतनी तेज चिल्लाई, पीछे की तरफ भागी, और सभी महिलाएं उसी को देख रही हैं कि आखिर क्या हुआ। उसने पॉइंट किया कि सुमित्रा के चेहरे को देखो, जल्दी देखो सुमित्रा के चेहरे को। तो जैसे ही सारी महिलाओं ने सुमित्रा के चेहरे को देखा, उन सब ने नोटिस किया कि सुमित्रा की आंखें जो अभी बंद हैं वो अंदर ही अंदर हिल रही हैं, आंखों की गोलियां अंदर ही अंदर हिल रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं। जैसे ये चीज महिलाओं ने देखी, वो सारी जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये चिल्लाहट सुनकर गांव के सारे लोग वापस इस घर में जमा हुए, देखने लगे कि आखिर सुमित्रा क्या कर रही है। इससे पहले कि लोग देख पाते, उतनी ही देर में, कुछ ही सेकंड्स के अंदर सुमित्रा एकदम से उसने गहरी सांस भरी, अपना मुंह खोला, और मुंह खोलते ही उसकी आंखें भी खुली, और एकदम से वो खड़ी हुई, इधर उधर देखने लगी कि आखिर क्या हुआ है। गांव की महिलाएं जो अभी उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी, ये चीज देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गई। अभी ये जो सुमित्रा लाश बनी हुई थी वो मर चुकी थी, बट अब सबके सामने वो एकदम हेल्दी खड़ी है और सबसे बात कर रही है। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 45 मिनट पहले जिस महिला की डेथ हो चुकी थी वो 45 मिनटों बाद वापस कैसे जिंदा हो गई। ये सारी चिल्लाहटें सुनकर वो वैद्य अपनी कुर्सी छोड़कर वापस आया। घर के अंदर उसने जाकर सुमित्रा को चेक किया, उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक चेक किया। सुमित्रा एकदम बिल्कुल परफेक्ट, कुछ भी दिक्कत उसके शरीर में नहीं थी। उसने कह दिया कि हाँ सुमित्रा तो एकदम ओके है। बट सभी वैद्य की तरफ देखने लगे। अभी पौने घंटे पहले तो तू कह के गया था कि सुमित्रा की मौत हो चुकी है, तो ये जिंदा कैसे हो गई। ये चीज वैद्य को भी अभी तक समझ नहीं आ रही थी। सो सभी अब सुमित्रा को वापस जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। सभी के दिलों के अंदर अब शांति पड़ चुकी थी कि हाँ सुमित्रा ठीक है। परिवार वालों के अंदर सबसे ज्यादा शांति पड़ी हुई थी कि हाँ उनके घर की बहू ठीक है। अब जैसे ये सब कुछ हुआ, सुमित्रा का पति एकदम खुश, उसके चेहरे के ऊपर स्माइल, वो आगे की तरफ बढ़ा सुमित्रा को हक करने के लिए,
उसको सांत्वना देने के लिए हाँ कि कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही उसने सुमित्रा को पकड़ने की कोशिश करी, उसने अपने पति को दूर धक्का देकर मारा और उसको अपने से दूर हटने के लिए कहा कि मेरे पास मत आओ। जैसे ये चीज सुमित्रा के पति ने सुनी, वो पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ है, मैं तो तुम्हारा पति हूं, मैं भी तुम्हें हग ना करूं क्या? बट सुमित्रा ने साफ मना कर दिया। इतने में ही वैद्य बीच में आया, उसने सुमित्रा के पति को समझाया कि देखो अभी अभी सुमित्रा बहुत ही ट्रॉमेटिक कंडीशन से बाहर निकली है, उसको टाइम लगेगा अपने आप को हील करने में, सब कुछ समझने में कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। उसको थोड़ा टाइम दो, उसको थोड़ा स्पेस दो, सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वही वैद्य सुमित्रा को पकड़कर उसके कमरे में लेकर गया, उसको बेड पर लेटाया। आराम से सुमित्रा अब सो चुकी थी। बाहर आकर सभी परिवार वालों को कहा कि सुबह होते होते सुमित्रा एकदम ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम भी आराम से जाकर सो जाओ। सुमित्रा के परिवार वाले भी अपने अपने कमरे में जाकर सो चुके थे और जैसे ही सुबह हुई सुमित्रा भी उठी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बट अब की बार उठते ही सुमित्रा बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थी और जैसे ही सुमित्रा के हस्बैंड ने उससे बात करने की कोशिश करी, सुमित्रा ने फिर से अपने ही पति को दूर धक्का देकर मारा कि तुम मेरे पति नहीं हो, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा परिवार नहीं है, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? जैसे ये चीज सुमित्रा के पति ने सुनी, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कि सुमित्रा क्या बोल रही है। वो तुरंत अपने माता पिता को आवाज लगाने लगा। उसके माता पिता सुमित्रा से बात करने की कोशिश करने लगे, बट सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। उन सभी को धक्का देते हुए वो घर से बाहर की तरफ भागी। घर से बाहर भागते हुए घर वाले भी उसके पीछे पीछे भागे सुमित्रा को पकड़ने के लिए कि ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि घर की बहू पूरे गांव में इस तरीके से भगते हुए फिर रही है, अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही सुमित्रा घर से बाहर भागी, घर वाले भी उसके पीछे पीछे भागे। पूरे गांव के अंदर पकड़म पकड़ाई चल रही है, सुमित्रा आगे आगे, उसके घर वाले पीछे पीछे। इतनी ही देर में सुमित्रा के पति ने थोड़ा और जोर लगाकर थोड़ा तेज भागा। उसने सुमित्रा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते ही फिर से सुमित्रा ने झटके से उससे हाथ छुड़वा लिया और ये कहा कि तुम किसी और की पत्नी को ऐसे हाथ क्यों लगा रहे हो, तुम किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी क्यों बता रहे हो? जैसे ये चीज सुमित्रा के पति ने सुनी, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज की, अरे तुम मुझे क्या बोल रही है, तुम मेरी पत्नी है, मैं तुझे ब्याह कर यहां लेकर आया हूं और अब तू ये बोल रही है, तेरा एक बेटा भी है। खैर घर वालों के द्वारा बहुत ज्यादा धक्का करने पर वो सुमित्रा को पकड़कर धक्के से, बिल्कुल धक्के से, ना चाहते हुए भी सुमित्रा के, वो फिर भी सुमित्रा को अपने घर में वापस लेकर आए। उसको बैठाया और पूछने लगे कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है आखिर। तो सुमित्रा ने यहाँ बताया कि सबसे पहले तो आप लोग मुझे सुमित्रा सुमित्रा कहकर क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम सुमित्रा नहीं है, बल्कि मेरा नाम तो शिवा है और मेरी मौत हो चुकी है बहुत पहले ही। मेरी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही ससुराल वालों ने करी थी। ये चीज सुनकर पूरे घर वाले सभी शॉक्ड में कि आखिर ये क्या बोल रही है सुमित्रा, वो अपना नाम शिवा क्यों बता रही है। किसी को भी अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सुमित्रा के साथ क्या हो रहा है। तभी परिवार वालों ने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया। ये सभी को उम्मीद थी कि क्या पता बच्चे को देखकर इसकी याददाश्त लौट आए या फिर ये जो पूरा इसका दौरा चल रहा है, उनको अभी भी यही लग रहा था कि सुमित्रा दौरे के अंदर है और जैसे ये दौरा खत्म होगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट उनको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दौरा तो बहुत पहले का खत्म हो चुका है। खैर जैसे ही परिवार वाले उस बच्चे को गोद में उठाकर सुमित्रा के पास लेकर आए, सुमित्रा ने उस बच्चे को, यानी कि अपने ही बच्चे को छूने से भी मना कर दिया। इंस्टेड ऑफ उसको छूने के, बल्कि यहाँ सुमित्रा रिंकू और टिंकू का नाम ले रही थी। बार बार बोल रही थी कि रिंकू और टिंकू को मेरे पास भेजो। अब आखिर ये रिंकू और टिंकू थे कौन, इसका पता आपको वीडियो के एंड में लगेगा। अब यहाँ पूरे परिवार वालों को पता था कि सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई, उसको लिखना या फिर पढ़ना नहीं आता है। बट इस पॉइंट के बाद से ही, ये जैसे ही बच्चे वाला सीन पूरा वहां खत्म हुआ, सुमित्रा वहां से उठी, सीधा अपने कमरे में गई और अपने कमरे में जाते ही पेन और पेपर लेकर वहां अजीब अजीब चीजें लिखनी शुरू कर दी। वो लेटर्स लिख रही थी अननोन लोगों को, जिसको वो जानती भी नहीं है, जिसको ये परिवार नहीं जानता, उन सभी के नाम वो लेटर्स लिख रही थी और कह रही थी परिवार वालों को कि जाओ ये लेटर्स डिलीवर करके आओ। इसके अलावा सुमित्रा जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से साड़ी बांधती थी, उसने उस तरीके से साड़ी बांधना भी छोड़ दिया। वो एक अजीब ही तरीके से साड़ी बांध रही थी। इसके अलावा जिस तरीके से सुमित्रा पहले बात करती थी पूरे परिवार वालों से, गांव वालों से, उस तरीके को भी उसने छोड़ दिया। वो अब एक अलग ही भाषा में, भाषा तो खैर हिंदी ही थी, बट वो एक अलग ही टोन से पूरे घर वालों से बात कर रही थी। बहुत तेज तेज बोल रही थी, बहुत तेज तेज लिखा पढ़ी कर रही थी। इसके अलावा वो पहले जो खाना खाया करती थी पूरे परिवार वालों के साथ, उसने वो खाना भी छोड़ दिया। वो अपने लिए अलग से खाना बनाती, वही खाती और जस्ट पूरे घर वालों को यही कहती कि मेरे लेटर्स ये डिलीवर करके आओ, जो मैं एड्रेस यहां पर तुमको दे रही हूं। घर वालों को इस पॉइंट तक आते आते यही लग रहा था कि 45 मिनटों के लिए जब सुमित्रा मरी थी, तो हो सकता है सुमित्रा के दिमाग को इस 45 मिनटों के अंदर काफी ज्यादा चोट पहुंची हो और इस चोट से उभरने में उनको टाइम लगेगा। तो हमें यहां सुमित्रा को खुला टाइम देना चाहिए, उसको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। 3 महीनों का टाइम बीत चुका था, मतलब 3 महीने बीत चुके थे उस 45 मिनट तक वो डेथ वाले इंसिडेंट को हुए और 3 महीनों बाद ये पूरा परिवार अपने घर पर ही था। और तभी दोपहर के टाइम पर इस घर के दरवाजे पर खटखट हुई और जैसे ये खटखट हुई, सुमित्रा का पति अपनी जगह से उठकर सीधा दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा खोला और सामने एक अनजान आदमी को खड़े हुए देखा। उसको
उसको सामने देखते ही वो समझ नहीं आया कि आखिर ये बंदा है कौन। इसने ऊपर बढ़िया सूट बूट डाला हुआ है, नीचे अच्छे जूते डाले हुए हैं और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला लग रहा है। आखिर ये आदमी है कौन? ये हमारे गांव का तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे गांव में तो कोई भी इस तरीके से सूट और बूट नहीं पहनता। ये आदमी है कौन? इसके अलावा उस आदमी ने अपनी छाती से एक किताब भी लगा कर रखी हुई थी और जैसे ही सुमित्रा के पति ने उस आदमी को देखा अपने घर के दरवाजे पर, वो उसे पूछने लगा कि हाँ जी बताओ आप कौन हो। तो यहाँ उस आदमी ने बहुत ही धीरे सी आवाज में कहा कि मेरा नाम राम त्रिपाठी है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मुझे पता लगा है आपके घर के अंदर एक महिला है जो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही है। जैसे ये चीज सुमित्रा के पति ने सुनी, वो एकदम से कंफ्यूज कि आखिर इस राम त्रिपाठी को कैसे पता लग गया कि हमारे घर के अंदर एक महिला अजीब सा बिहेव कर रही है, और दूसरी बात ये राम त्रिपाठी है कौन, इसका क्या लेना देना है। बट यहाँ सामने खड़े राम त्रिपाठी को इस सुमित्रा के पति के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बार बार घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था कि अंदर उसे कोई दिखाई देता है या नहीं देता, बट उसे अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि सारे परिवार वाले तो अपने अपने कमरों में थे। वो जस्ट यहाँ सुमित्रा के पति को ये बोल रहा था कि मुझे एक बार उस महिला से मिलना है, बट यहाँ सुमित्रा का पति नहीं चाहता था कि कोई भी अनजान आदमी, वो भी इतना पर्सनैलिटी वाला, उससे आकर मिले। खैर यहाँ राम त्रिपाठी के इतने प्यार से बोले जाने पर उसने कहा कि ठीक आप यहीं पर रुकिए, मैं अंदर जाकर बात करता हूँ, फिर मैं आपको मिलवाता हूँ। ये बोलकर सुमित्रा का पति अंदर गया, सीधा अपने पत्नी यानी कि सुमित्रा के कमरे में गया। उससे जाकर पूछने लगा कि कोई राम त्रिपाठी है जो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। जैसी ये चीज इस पॉइंट पर सुमित्रा ने सुनी, उसके कान एकदम से खड़े हो गए। वो तुरंत अपने बेड से उठी, सीधा अपने कमरे से बाहर आई। भागते भागते सुमित्रा सीधा घर के मेन दरवाजे पर गई जहां राम त्रिपाठी खड़ा था। राम त्रिपाठी को देखते ही सुमित्रा सीधा उसके गले से चिपट गई। बट यहाँ राम त्रिपाठी के हाथ में वो किताब थी, वो अभी भी किताब को लेकर ऐसे खड़ा हुआ था। वो यहाँ सुमित्रा को अपने से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। उसको नहीं पता था कि आखिर ये सुमित्रा है कौन और उसके ये गले आकर क्यों लग रही है इस तरीके से। वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। बट सुमित्रा बार बार राम त्रिपाठी के ऐसे चिपक कर उसके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जो चीज यहाँ राम त्रिपाठी को समझ नहीं आई। वो उसे बार बार पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो, तुम थोड़ा सा दूर होकर मुझसे बात करो, ऐसे मुझे चिपको मत। यहाँ सुमित्रा शांत हुई, वो थोड़ा सा दूर खड़ी हुई उससे। राम त्रिपाठी अभी भी दरवाजे पर खड़ा है, उससे पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम बताओ मुझे क्या है। सुमित्रा ने पहली बार उस राम त्रिपाठी को अपना नाम शिवा बताया और जैसे ये चीज राम त्रिपाठी ने सुनी, वो एकदम वहीं पर पिघल गया। जैसे ही राम त्रिपाठी ने शिवा नाम सुना, वो एकदम से साइड हुआ, घर के बाहर जो दीवार थी उस दीवार के साथ लगकर खड़ा हुआ। वहीं पर बैठने का भी वो चबूतरा सा बनाया हुआ था, उस चबूतरे पर जाकर बैठा। पीछे पीछे सुमित्रा भी उसके साथ जाकर बैठ चुकी थी। उसके पीछे पीछे सुमित्रा का पति भी सामने जाकर खड़ा हो गया, वो वहां उनके साथ बैठा नहीं। बट जैसे ही सुमित्रा और वो राम त्रिपाठी साथ में बैठे हुए थे, राम त्रिपाठी ने जो अभी तक वो किताब अपने सीने से लगाकर रखी हुई थी, उस किताब को नीचे की तरफ किया। एक्चुअल में वो किताब कोई नॉर्मल किताब नहीं थी, वो असल में एक एल्बम थी, शादी की एल्बम। उसके अंदर एक शादी की सारी फोटोज वगैरह लगाई गई थी, पुरानी एल्बम्स, जैसे आपने देखा ही होगा अपने माता पिता की, जो हमारे माता पिता की जो एल्बम्स हैं, उसी टाइप की एक एल्बम वो हाथ में लिए हुए था। और जैसे ही राम त्रिपाठी ने वो एल्बम अपने हाथ में रखी, उसको खोलना शुरू किया, उसके 2-3 पेज पलटे और पूछने लगा यहाँ सुमित्रा से कि बताओ ये कौन है। जैसे ही ये सारे लोग जो उस फोटो में मौजूद थे और उस फोटो को जैसे ही सुमित्रा ने देखा, उसने एक एक करके सारे नाम गिनवाने शुरू कर दिए कि ये बंदा है, ये बंदी है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। जैसे ये चीज़ राम त्रिपाठी ने सुनी, वो बहुत ज़्यादा हैरान। उसने फाइनली एक और पेज पलटा, फिर यहाँ पूछा कि बताओ ये कौन है। यहाँ फिर से सुमित्रा ने सारे नाम गिनवाने शुरू कर दिए कि ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है। यहाँ फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज राम त्रिपाठी, सामने खड़ा सुमित्रा का पति भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि आखिर ये अनजान लोगों को कैसे पहचान रही है सुमित्रा। ये तो इनको कभी मिली भी नहीं, ना ही मैं कभी मिला, तो आखिर ये सुमित्रा इन सबको कैसे जानती है। और फाइनली राम त्रिपाठी ने उस एल्बम का एक और पेज पलटा और उस पेज के ऊपर एक ही इंसान की फोटो थी। और फाइनली यहाँ राम त्रिपाठी ने सुमित्रा जो कि उसके साइड में बैठी हुई थी, उससे पूछा कि बताओ ये कौन है। सामने एल्बम पर मौजूद पर्सन को देखते ही सुमित्रा बहुत ज्यादा शांत हुई। वो घबराई हुई आवाज में थोड़ा सा उसने रुका। अब एकदम से नाम लेने की बजाय उसने कहा राम त्रिपाठी को कि ये मेरी ननंद है और इसी ने मुझे ईंट मारकर मेरी हत्या करी थी। ये कोई और नहीं बल्कि ये मेरे पति की बहन ही है। जैसे ये चीज़ राम त्रिपाठी ने सुनी, उसने उस एल्बम को बंद किया, साइड में रखा और जितनी तेजी से सुमित्रा भागती हुई आई थी, राम त्रिपाठी को हक किया था, राम त्रिपाठी ने उतनी ही जोर से साइड में बैठी हुई सुमित्रा को अपने गले से लगाया और बहुत देर तक लगा कर रखा। सामने खड़ा हुआ सुमित्रा का पति ये सब कुछ देख रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये दोनों है कौन और क्यों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। मेरी पत्नी सुमित्रा, वो इन सब के अंदर अपना रोल अदा क्यों नहीं कर रही। काफी देर तक हक करने के बाद दोनों आपस में रोने लगे। राम त्रिपाठी और सुमित्रा एक दूसरे को देख
देखकर रो रहे थे। और फाइनली जब उनका ये मिलना मिलाना पूरा हुआ, दोनों ने सामने खड़े हुए सुमित्रा के पति की तरफ देखा और राम त्रिपाठी ने सुमित्रा के पति को कहा कि चलो एक बार घर के अंदर चलते हैं और मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जैसे ये तीनों लोग अंदर गए, अंदर जाकर सुमित्रा के पति का पूरा परिवार, उसके माता पिता और भी 2-3 पड़ोसी जो देख रहे थे सुमित्रा को ये सब कुछ करते हुए, वो भी सारे अब इस घर के अंदर आ चुके थे। और फाइनली राम त्रिपाठी ने साइड में बैठकर पूरे परिवार वालों को एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में बताया। राम त्रिपाठी ने सबसे पहले सुमित्रा के पति के परिवार से पूछा कि क्या आपको पता है कि शिवा आखिर है कौन। और ये चीज सुनते ही पूरा परिवार कंफ्यूज, वो सोच रहे थे कि शिवा ये जो बार बार बोल रही है सुमित्रा अपने उस दौरे के अंदर बोल रही है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, तो बाद में ये नाम वो नहीं बोलेगी। बट उस टाइम पर राम त्रिपाठी ने पूरे परिवार वालों को बताया कि शिवा कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी का नाम था और वो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर इटावा शहर में रहते हैं, वहीं पर उनका पूरा काम धंधा है। राम त्रिपाठी ने बताया कि उसकी बेटी शिवा कॉलेज गई है, उसने पढ़ाई लिखाई अच्छे से करी है और जैसे ही शिवा की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, राम त्रिपाठी ने शिवा की शादी कर दी एक अच्छा घर देखकर। और इस शादी के बाद शिवा के 2 बच्चे पैदा हुए और इन्हीं 2 बच्चों का नाम शिवा और उसके पति ने मिलकर रिंकू और टिंकू रखा था। बट जैसे ही शिवा को ये दोनों बच्चे पैदा हुए, शिवा के ससुराल वालों ने उसे परेशान करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। वो अपने ससुराल वालों से इतना ज्यादा परेशान रहने लगी कि जैसे ही उसने जाकर अपने पिता राम त्रिपाठी को बताया कि वो इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो राम त्रिपाठी ने कहा कि तुम वहां मत जाओ। बट अब क्योंकि 2 बच्चे पैदा हुए थे, उन बच्चों के ऊपर अधिकार ससुराल वालों का भी था, तो यहाँ मजबूरन शिवा को अपने मायके से छोड़कर वापस ससुराल में जाना पड़ा। बट जैसे ही वो ससुराल में जाती, उसके ससुराल वाले उसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगते, उसके साथ मार पिटाई करते। उसका पति उसकी बहुत ज्यादा पिटाई कर रहा था और ये पिटाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि शिवा के ससुराल वालों ने अब फाइनली निर्णय ले लिया था कि वो अब शिवा को निपटा कर ही रहेंगे। 18 मई 1985 का दिन आ चुका था। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, 16 मई 1985 के दिन इस गांव में रहते हुए सुमित्रा ने कहा था कि मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी। और 18 मई 1985 के दिन इटावा शहर के अंदर ही रहते हुए शिवा के ससुराल वालों को, आस पड़ोसियों ने देखा कि वो अपने हाथ में रात के टाइम पर एक अजीब सी भारी सी चीज उठाकर 2-3 लोग अपने घर से बाहर निकले और सीधा घर के पीछे मौजूद रेल लाइन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही ये चीज आस पड़ोसी ने देखी, उन्होंने पूछा कि आखिर तुम क्या लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पर शिवा के ससुराल वालों ने बताया कि हम शिवा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये कहकर वो वहां से निकल गए और सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि 19 मई 1985 के दिन सुबह सुबह वहीं की लोकल पुलिस को एक खबर मिली कि यहाँ शहर की एक रेल लाइन पर महिला की लाश पड़ी हुई है। तो जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, उन्होंने लाश को अपने कब्जे में लिया। लाश की शिनाख्त करवाने के लिए आसपास में उसकी फोटोज दिखाई, सभी ने पहचान लिया कि ये तो शिवा है। और जैसे इसकी शिनाख्त हुई, शिवा के मायके वालों को भी यानी कि उसके माता पिता यानी कि राम त्रिपाठी और उसकी पत्नी को भी बुलाया गया। और यहाँ पर सभी को ये लगा कि शिवा ने सुसाइड किया है ट्रेन के नीचे आकर। बट यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं था कि शिवा ने सुसाइड किया हो, क्योंकि उसके शरीर एकदम इंटैक्ट कंडीशन में था। क्योंकि उस टाइम पर उस पूरी रात में एक भी ट्रेन उस पटरी से गई ही नहीं थी, तो आखिर शिवा सुसाइड कर कैसे सकती थी ट्रेन के आगे कूदकर। यहाँ पर सिर्फ उसके सिर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा चोट का निशान था, गहरा चोट का निशान था, जो कि ऑब्वियसली ट्रेन से तो आ ही नहीं सकता था। बट अब क्योंकि शिवा की हत्या के खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस को मिला ही नहीं कि आखिर ये कौन कर सकता है, किसका मोटिव होगा, पुलिस वालों ने जांच ही नहीं करी। पुलिस वाले पता नहीं यहाँ पर कौन सा ब्रांडेड माल फूंक कर सेट थे, उनको क्या मिला हुआ था, उन्होंने किस केस के आगे जांच ही नहीं करी। जस्टिस को सुसाइड ही माना और ये केस वहीं पर क्लोज कर दिया। और जैसे ही 19 मई 1985 के दिन अपनी दोस्त से मिलते हुए सुमित्रा को वो दौरा पड़ा, उसी टाइम पर शिवा की जो अंतर आत्मा थी वो उसी दौरे के अंदर रहते हुए सीधा सुमित्रा के शरीर में जा घुसी। ऐसा मैं नहीं बल्कि ऐसा फैक्ट्स बोल रहे हैं। अमेरिका से साइंटिस्ट उठकर आए, उन्होंने इस चीज के बारे में पूरा जांचा, अच्छे से देखा कि आखिर यहाँ क्या हुआ होगा। और इस चीज को लेकर वो पूरे श्योर थे कि हाँ, इसी दौरे के बीच में रहते हुए शिवा के शरीर की आत्मा वहां से निकलकर, उसके मरने के बाद उसके शरीर से निकलकर सीधा सुमित्रा के अंदर आ गई, वो भी वहां घर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर इस गांव में। और जैसे ही सुमित्रा अब शिवा बनी, उसने शिवा बनते ही वो लेटर्स लिखने शुरू कर दिया। क्योंकि शिवा तो पढ़ी लिखी थी, उसको लिखना भी आता था, उसको पढ़ना भी आता था। उसने सीधा वो लेटर्स लिख कर एक पर्टिकुलरली एड्रेस यानी कि अपने पिता राम त्रिपाठी के घर का एड्रेस लिखा, उसी एड्रेस के ऊपर भेजने शुरू कर दिए। और जैसे ये लेटर्स राम त्रिपाठी को मिले, वो काफी सारे लेटर्स को तो उसने इग्नोर किया, बट जब इतने सारे लेटर्स आए तो उसने सोचा कि क्यों ना वो एक बार जाकर देखे कि आखिर क्या बीमारी है। सो फाइनली 20 अक्टूबर 1985 के दिन शिवा के पिता यानी कि राम त्रिपाठी अपने घर से निकले, सूट बूट पहनकर, पूरा जूते वगैरह अच्छे से डालकर, चमकते हुए वहां से निकलकर शहर से सीधा गांव में आए। यहाँ आकर
सुमित्रा के परिवार वालों से मिले और बताया कि सुमित्रा, अब तुम्हारी बहू सुमित्रा नहीं बल्कि मेरी बेटी शिवा है। अपनी बातों को प्रूव करने के लिए शिवा के पिता राम त्रिपाठी अपने साथ शिवा के शादी की एल्बम साथ में लेकर आए थे, ताकि वो प्रूव कर सकें कि आखिर ये जो बंदी शिवा होने का क्लेम कर रही है वो सही भी है या नहीं। टोटल 15 लोगों को अच्छे तरीके से शिवा ने यानी कि सुमित्रा ने पहचान लिया उस एल्बम में कि ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है। और फाइनली उसने अपनी ननंद को भी पहचान लिया कि ये मेरी ननंद है, इसी ने मेरे सिर के ऊपर ईंट मारकर मेरी हत्या करी थी। इस पूरी घटना को इस दुनिया की सबसे ज्यादा क्रेडिबल पुनर्जन्म की घटना माना जाता है और इसके सबूत जुटाने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से साइंटिस्ट उठकर सीधा भारत आए, इस गांव में गए, सुमित्रा और शिवा से मिले, पूरी उसके बारे में जांच करी कि आखिर ये जो बंदी क्लेम कर रही है वो सच भी है या नहीं। और उनको ये सारी चीजें सच पाई। साइंस ने भी ये चीज माना कि हाँ, यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ है। खैर उसके बाद से राम त्रिपाठी सुमित्रा को अपने साथ ले गए अपनी बेटी शिवा बनाकर, और सुमित्रा अब अपने पति को छोड़कर राम त्रिपाठी की बेटी बनकर राम त्रिपाठी के घर पर ही रहने लगी। ये चीज जैसे ही लोगों ने सुनी, इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बातें बनी कि उस केस को वापस खोला जाए और देखा जाए कि क्या सच में शिवा की ननंद ने ही शिवा की हत्या करी थी ईंट मारकर। बट अब क्योंकि सुमित्रा की ये जो बातें थी, ये बयान थे, वो कोर्ट में वैलिड नहीं हुए और फाइनली इस केस को वहीं पर क्लोज कर दिया गया, अनसोल्ड उस केस को माना गया। बट जो असली उत्तर थे, जो राम त्रिपाठी चाह रहा था कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, वो सारे उत्तर उनको मिल चुके थे। और फाइनली इसके बाद से ही शिवा ने अपने बेटे को भी अपनाया, अपने पति के साथ भी वो रही। और 1998 का समय आते आते 1998 में सुमित्रा की उर्फ शिवा की नेचुरल कारणों की वजह से मौत हो गई और ये स्टोरी वहीं पर एंड हो गई। आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं, मुझे जरूर बताएं। क्या इंसिडेंट आपने ऐसा कहीं और देखा है? क्या आपके गांव या शहर में आपने कभी ऐसा कुछ होते हुए देखा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मुझे आपकी राय जाननी है। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर आप सभी के लिए ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया है, वहीं पर मैं स्टोरीज से रिलेटेड बैक स्टोरीज, फोटोज और वीडियोज अपलोड करता हूँ। वहाँ मैं अपनी लाइफ के भी कुछ अपडेट्स आपको देता हूँ, तो आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें सारी स्टोरी से भी और मुझसे भी। ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहां फॉलो भी कर लें। वहां पर मैं इसी तरीके की स्टोरीज को रील्स फॉर्मेट में डालता हूं, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछले वीडियो का शाउट आउट बिस्ट को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।